तो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लेकर आए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जानकारी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, जिसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन कौन से अनुच्छेद में है और कहाँ से लिया गया है इनको अपने भारत के देश में। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है और इनको भारतीय संविधान में यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मतलब कौन कौन से अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जैसे अपन चलो सारे अनुच्छेद इसको जान लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इनमें कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा और आप इनके नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा और अपने पेपर के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है, तो इसमें क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में। अनुच्छेद 37 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग है। मतलब कि अनुच्छेद 37 में यह वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो पहले में परिभाषा हो गई 36 में और 37 में हो गया नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग। अनुच्छेद 38 में क्या आ गया है? तो अनुच्छेद 38 में है राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास। यानी कि राज्य है ना, जो अपना जैसे कि अलग अलग राज्य, भारत में 28 राज्य है, वे सभी अपने अपने राज्यों की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए उसको कानूनी दंड दिया जाएगा। तो आपको इसको याद कैसे करना है? आपको एक बैकग्राउंड के साथ याद करना है। तो आपको एक सोचना है कि हमारा एक राज्य है, उसकी परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 36 में, 37 में, उसमें क्या क्या नियम है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका वर्णन है। और अनुच्छेद 38 में ऐसा दिया गया है कि अपने उस राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसे बनानी है। कुछ भी, जैसे कि अपन को कुछ भी करना है, जैसे याद करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, तो अपने मन से याद हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में है कि 39 पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार। देखो, अनुच्छेद 39 में है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार होने चाहिए। जैसे कि कहीं काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर जो वेतन मिलता है महिलाओं को, श्रमिकों को, मजदूरी का, तो समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाओं को कम मिलना चाहिए और पुरुषों को ज़्यादा, तो इसमें भेदभाव हो जाएगा। तो अनुच्छेद 39 यह अधिकार देता है कि महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे जो इस क्षेत्र में हों। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएं। सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले था अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई थी नीति निर्देशक तत्वों की। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा राज्य नीति निर्देशक तत्वों के लिए और फिर अनुच्छेद 39 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार होगा। अब अनुच्छेद 40 देख लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो तक अंत देखिएगा और आपका जो भी डाउट है उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 39A।
अनुच्छेद 39A में किसका वर्णन किया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 39 में क्या कहता है कि समान न्याय और कानूनी सहायता बनाए रखनी चाहिए। यानी कि कोई किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और सभी के साथ समान न्याय, बराबरी का न्याय करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि किसी को भी कोई काम करवाना है तो उसके लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, काम कर देना चाहिए। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, तो किसी से कुछ पैसे ले लेते हैं तब उसका काम करते हैं, तो ऐसा नहीं, निःशुल्क कानूनी सहायता मांगनी चाहिए। अनुच्छेद 39A देता है। अगर कोई नहीं देता तो अपना अधिकार बताकर मांगिए उस अधिकार को। तो आप लोग, हमको आशा है कि इतने अनुच्छेद समझ में आ गए हो। हम अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे गाँव में ग्राम पंचायतें होती हैं, जो शहरों में होती है नगर पंचायत, लेकिन हमारे गाँव में क्या होती हैं? पंचायतें बनाई जाती हैं, जिसका एक मुखिया होता है जो सभी के लिए कुछ नियम बनाता है और सभी के लिए कुछ कार्य करवाता रहता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन तो पता ही होगा कब हुआ था। तो 73वें संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, जब कितनी सारी समितियाँ लाई गई थी। सबसे पहले लोक मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर बाद के कहीं पर संघ समिति आई थी, उसके द्वारा उसका वर्णन किया गया था, जिसे अनुच्छेद भाग कितने में रखा गया है ग्राम पंचायतों को? तो 11 में रखा गया, नहीं, अनुसूची 11 में रखा गया है। और ग्राम पंचायतों के बारे में संगठन है, इनका वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 का वर्णन, अनुच्छेद 41 में क्या है कि काम के अधिकार और शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमें अपने काम का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 41 में है काम के अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो आप लोगों को तो पता है सभी के लिए काम के, रोजगार के अवसर होते हैं और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है। तो काम के अधिकार और शिक्षा का अधिकार। अगला अनुच्छेद देख लो जल्दी से, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। अगला है अनुच्छेद 42, श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय काम की स्थिति। यानी कि अनुच्छेद 42 में किसका वर्णन किया गया है? तो श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय काम की स्थिति। हमारे जो गाँव में श्रमिक होते हैं उनके लिए न्यायपूर्ण, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि किसी से ज़्यादा कार्य करवाना चाहिए, किसी से कम, और मानवीय काम की स्थिति अच्छे से बनाए रखनी चाहिए। तो अनुच्छेद 42 समझ गए होंगे अपने काम। ये सारे तत्व है ना हमारे जो राज्य के सिर्फ मानव के लिए न्यायकारक फलचारी है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए सभी व्यक्ति लोगों को। यह वीडियो भेज दीजिएगा सभी व्यक्तियों के पास। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको अपने न्याय याद हो जाए, समझ में आ जाए। अगला है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, यानी कि अनुच्छेद 43 हमको यह अधिकार देता है कि जितने भी श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं उनको एक न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए, एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए उसके लिए। अगला अनुच्छेद 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जैसे कि जितने भी उद्योग को प्रबंधन किया जाता है उसमें श्रमिकों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। अगला है अनुच्छेद 44। अगला अनुच्छेद 44 है कि समान नागरिक संहिता, यानी कि हमारे देश में जितने भी तरह की पेपर एग्जाम होते हैं ना, तो उसके लिए समान नागरिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 45। तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में है कि बच्चे पढ़ेंगे तो उसके लिए निःशुल्क, ना कोई पैसा लगेगा, और अनिवार्य रूप से शिक्षा कराई जाएगी। जैसे कि अनुच्छेद 21A में दिया गया था, अपने माता पिता द्वारा अपने बच्चों को 6-14 के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है तो उसमें उनको पढ़वाना है। तो ऐसे अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो जल्दी से अगला है अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों का संरक्षण।
हमारे देश में जो ओबीसी एससी वो SC ST वाले हैं उनके हितों का संरक्षण के लिए अनुच्छेद 46 को बनाया गया है, उनके सरकार करवाने के लिए और सारे उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। और जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा राशियाँ दी जाती हैं, तो इसलिए अनुसूचित जातियों जनजातियों का हितों का संरक्षण हो ही जाता है। अगला है अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार, यानी कि अपने पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करवाना चाहिए। इसके लिए इसमें अनुच्छेद 48 है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि जो कृषि और पशुपालनों को पाया जाता है उसका संगठन बनाना चाहिए और उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो हमको यह आशा है कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा हमने जल्दी पढ़ दिया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 51 में क्या वर्णन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इन अनुच्छेदों में नीति तत्वों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, श्रमिकों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो नीति तत्व और मौलिक अधिकार दोनों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर देखो। नीति तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ अंतर है, उनके बारे में देख लेते हैं। पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे अपन लोग UPSC MPPSC के मेंस एग्जाम में जाते हैं तो उसमें थोड़ा अंतर पूछ लिया जाता है। तो नीति तत्व मौलिक अधिकारों में अंतर देखते हैं। सबसे पहले नीति तत्व को देखते हैं, तो इसमें है कि नीति तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और देखिए तो दोस्तों अपन लोग नीति तत्वों में थोड़ा और मौलिक अधिकारों में अंतर देखते थे, चलते थे। थोड़ा हमारे खांसी आ गई थी तो हम पानी पीने लगे थे, तो चलिए जान लेते हैं नीति तत्व संविधान व मौलिक अधिकार में अंतर। तो नीति निर्देशक तत्वों में सिर्फ इतना अंतर है कि नीति निर्देशक तत्वों को नीति देखो थोड़ी इसी से ये तो अंतर बन जाना है, कैसे ऐसे बन जाना है। देखो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। एक अंतर तो ये हो गया, ये तत्व राज्य को नीति निर्देश देने वाले सिद्धांत हैं और वे तत्व है जो व्यक्तियों को अधिकार देने वाले सिद्धांत हैं। इनमें 2 अंतर इतने अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। क्या करना है, सिर्फ जैसा नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग कितने में है, 3 में है। और ये तत्व राज्य को नीति निर्देश देने वाले सिद्धांत हैं और वे व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देने वाले सिद्धांत हैं, बस। और ये तत्व न्यायालय में द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और वे न्यायालय द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं। इनका उद्देश्य राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है और उनका है व्यक्तियों के लिए सामाजिक कल्याण प्रदान करना है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में देख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इनको याद कीजिए। मौलिक अधिकारों के बारे में पहला अंतर है, देखो हमने कहा था इसको याद कर लिया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरा है ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। देखो हमने कहा था ना, जैसे उसमें था, इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता और कल्याण के लिए दिया। ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को शोषण से बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। तो आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर समझ आ गए हो, इनको पढ़ लीजिए जल्दी से। मुख्य अंतर थे नीति निर्देशक तत्वों में, मुख्य अंतर तो यह है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को नीति निर्देश देने वाले सिद्धांत है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान कराते हैं। देखो नीति निर्देश तत्व है जो राज्य को नीति निर्देश देते हैं कि आपको ये कार्य करना है, लेकिन मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और समानता। और नीति निर्देश तत्व न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा लागू किए जा सकते। इनमें से मुख्य अंतर यही है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए UPSC मेंस में या फिर MPPSC मेंस SSC NTS के लिए, सभी के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगा और आप